पिछले एपिसोड में आपने सुना मिस्का बेंगलुरु के लिए जा चुकी थी और रेयांश को बजाज मेंशन में होने वाले ब्लास्ट की खबर लग चुकी थी। वहीं प्रिशा आर्मी बेस पर आई थी। अब आगे प्रिशा को बेस पर खड़े 2 घंटे से ज्यादा हो चुका था, पर न ही उसने अंदर जाने की कोशिश की और न ही उसने रेयांश को फोन कर बाहर बुलाया। बाहर काफी सारे आर्मी ऑफिसर्स मौजूद थे, जो बेस के बाहर एक सस्पिशियस लड़की को देख थोड़े हैरान थे। काफी देर तक प्रिशा के वहां खड़े होने पर आर्मी के ऑफिसर्स ने अपने सीनियर को इन्फॉर्म कर दिया। ये इन्फॉर्मेशन कर्नल विकास को मिली थी, जिस पर उन्होंने कहा, उस लड़की पर अपनी नजर गड़ाए रखो, वह लड़की कहीं भी नहीं जानी चाहिए, मैं अभी आता हूँ। इतना बोल वो उठे और बाहर जाने लगे। वही इतनी देर इंतजार करने के बाद भी जब रेयांश बाहर नहीं आया, तो प्रिशा अंदर जाने के बारे में सोचने लगी, पर वो अच्छे से जानती थी कि आर्मी बेस में किसी भी बाहर वाले का जाना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए उसका तेज दिमाग अंदर जाने का रास्ता ढूंढने लगा। तभी कुछ सोचकर प्रिशा अंदर जाने के लिए आगे बढ़ गई। उसे अंदर आता देख आर्मी के ऑफिसर्स अलर्ट हो गए। उन्होंने प्रिशा को गेट पर ही रोका और अपने गन्स उस पर तान दिए। इतने गन्स देखकर भी प्रिशा के चेहरे के भाव नहीं बदले। वह शांति से वही खड़ी रही। वही उसे इतना शांत देखकर ऑफिसर्स थोड़ा हैरान थे। उन्हें प्रिशा काफी अजीब लग रही थी। तभी उनमें से एक ऑफिसर गुस्से से प्रिशा से बोला, वहीं रुक जाओ। कौन हो तुम? और यहाँ क्या कर रही हो? ऑफिसर की इतनी कड़क आवाज सुनकर भी प्रिशा के चेहरे के भाव नहीं बदले। वो एक्सप्रेशनलेस चेहरे से उन सबको देखती रही। वही प्रिशा को जवाब ना देता देख उन सबको गुस्सा आ रहा था कि तभी बेस के अंदर से एक आवाज आए, अपनी अपनी गन नीचे करो। वो कोई टेररिस्ट नहीं है। ये आवाज सुन सारे ऑफिसर्स की नजर अंदर से आते रेयांश पर पड़ी, जो इस वक्त अपने आर्मी यूनिफॉर्म में था। उसे देख सभी ने अपनी गन नीचे कर उसे एक साथ सलूट किया। ये देख रेयांश ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। वही जब प्रिशा की नजरें रेयांश पर पड़ी, तो उसकी नजरें उससे बगावत कर बैठी। रेयांश को देख प्रिशा कहीं खो गई। वो रेयांश को अपनी मोहब्बत भरी आंखों से देख रही थी। वही रेयांश प्रिशा को आर्मी बेस पर देख काफी गुस्से में था। लेकिन जब उसने प्रिशा को खुद को इस तरह देखते पाया, तो वो चाहकर भी कुछ बोल नहीं पा रहा था। वही किसी अनजान लड़की को अपने सबसे खड़ूस जूनियर जर्नल को घूरता देख सारे ऑफिसर्स का मुंह अजीब सा बन गया था। तभी रेयांश ने प्रिशा को घूर कर देखा ताकि वह उसे देखना बंद कर दे, लेकिन उसके घूरने का प्रिशा पर कोई असर नहीं हुआ। वो तो अपनी उन्हें नजरों से रेयांश को शिद्दत से देख रही थी। वही रेयांश थोड़ा हैरान भी था, क्योंकि इतने लोगों के बीच भी प्रिशा अपनी मोहब्बत का इजहार अपने आंखों से खुल्लम खुल्ला कर रही थी। तभी रेयांश ने गुस्से से प्रिशा को देख कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये सुन प्रिशा का ध्यान टूटा और वह रेयांश के आजू बाजू खड़े ऑफिसर्स को देखने लगी। प्रिशा को अगल बगल देखता देख रेयांश ने भी अपने आजू बाजू खड़े ऑफिसर्स को देखा, जो आंखें फाड़े अपने सीनियर को घूर रहे थे। ये देख रेयांश ने उन्हें जाने का इशारा किया। अपने सीनियर का इशारा देख सारे ऑफिसर्स बेस के अंदर चले गए। उनके जाते ही रेयांश ने अपने चेहरे के भाव गुस्से में बदल लिए। जब प्रिशा की नजर रेयांश के गुस्से से भरे चेहरे पर पड़ी, तो उसके चेहरे पर एक दिलकश मुस्कान छा गई। न जाने क्यों पर प्रिशा के मुस्कान में रेयांश हमेशा खो जाता था। लेकिन फिर उसने प्रिशा को देख गुस्से से कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? जानती हो ये कौन सी जगह है? अगर मैं थोड़ा सा भी लेट होता, तो ये लोग तुम्हें गोलियों से भून देते। तुम्हें अपनी जान की बिल्कुल परवाह नहीं है। इतना बोल वो प्रिशा को गुस्से से घूरने लगा। रेयांश की बात सुन प्रिशा ने मुस्कुराते हुए रेयांश की आंखों में प्यार से देखते हुए कहा, आपसे मोहब्बत करके ये जान आपके नाम कर चुकी हूँ। फिर वो रेयांश की आंखों में शिद्दत से देखते हुए बोली, जर्नल साहब, आपसे मिलने के लिए अगर मुझे इन गोलियों से गुजर कर आना पड़ता, तब भी मैं आखिर में आपके पास पहुंच ही जाती। क्योंकि जुनून अगर मोहब्बत का हो तो इन छोटी मोटी गोलियों से क्या डरना। इतना बोल वो रेयांश को एकटक देखने लगी। वही रेयांश अपनी शौक नजरों से प्रिशा के चेहरे को देख रहा था, क्योंकि प्रिशा की बात सुन रेयांश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। प्रिशा की बातों में ना जाने ऐसा क्या था, जो रेयांश को उसकी तरफ खींच रहा था। दोनों एक दूसरे की आंखों में शिद्दत से देख रहे थे। इस वक्त रेयांश की आंखों के सामने वो सब पल घूम रहे थे,
जब जब प्रिशा ने उसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। वह पल जब प्रिशा रेयांश को बचाने के लिए दूसरी बिल्डिंग से आग में कूद गई थी। और वह पल जब रेयांश ने प्रिशा को मजबूर कर उससे जबरदस्ती शादी की थी। ये सारी बातें रेयांश के दिमाग में घूम रही थी। तभी रेयांश को अचानक कुछ याद आया, जिसे याद कर रेयांश ने अपने चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज कर लिए। उसके चेहरे पर अब गुस्से की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन प्रिशा तो प्रिशा थी, उसे रेयांश के गुस्से से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो अब भी मोहब्बत भरी निगाहों से रेयांश के चेहरे को देख रही थी। ना जाने रेयांश के चेहरे में ऐसा क्या था, प्रिशा जब भी उसे देखती थी, वो उसमें खो जाती थी। वही रेयांश की बातों का कोई जवाब ना मिलते देख रेयांश को काफी गुस्सा आ रहा था। उसने प्रिशा को देख गुस्से में कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम्हें एक बार में बात समझ नहीं आती। तुमने ठान रखी है कि मेरी बात नहीं सुनोगी। इतना बोल रेयांश अपने दांत पिसते हुए प्रिशा के बाजू को जोर से पकड़ बोला, तुम्हें एक बार में बात समझ नहीं आती है क्या? जब तुम्हें कहा था कि मेरी जिंदगी से चली जाओ तो क्यों नहीं गई? इतना बोल रेयांश आसपास देखते हुए आगे बोला, अभी घर जाओ, रात में आकर बात करता हूं तुमसे। इतना बोल उसने प्रिशा के बाजू को जोर से झटक दिया। रेयांश के इतने रूड होने के बाद भी प्रिशा के भाव बिल्कुल नहीं बदले। उसने बिल्कुल शांति से रेयांश को देख कहा, आपको देखने की तलब उठी थी, देख लिया, दिल को सुकून का समंदर मिल गया। इतना बोल प्रिशा एक मुस्कान के साथ पीछे मुड़ी और अपनी बिके की तरफ बढ़ गई। वही रेयांश के दिल में प्रिशा की ऐसी बातें सुन हलचल मच चुकी थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि इतना गुस्सा, इतनी नफरत दिखाने के बाद भी वो लड़की क्यों उसके पीछे बार बार आती है। यही एक सवाल रेयांश के दिमाग को खराब कर चुका था। ऐसे तो रेयांश बड़े बड़े मिशन को तुरंत सॉल्व कर लेता था, लेकिन प्रिशा वो लड़की थी जो रेयांश की समझ से बिल्कुल परे थी। तभी प्रिशा एक नजर रेयांश को देख अपनी बाइक पर बैठ गई और फुल स्पीड में मुंबई की सड़कों पर अपनी बाइक को उड़ाते हुए निकल गई। जिसे देख रेयांश की आंखें छोटी हो गई। उसने अपने मन में धीरे से कहा, रात में बताता हूँ इस पागल लड़की को। इतना बोल प्रिशा की बातें याद कर रेयांश के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। जब रेयांश ने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट महसूस की तो उसके एक्सप्रेशन सख्त हो गए। उसे थोड़ी देर पहले की बातें याद आने लगी, जब प्रिशा आर्मी बेस के बाहर आई थी। तभी रेयांश ने उसे सीसीटीवी कैमरा में बेस के बाहर खड़े देख लिया था, लेकिन वो प्रिशा के पास नहीं जाना चाहता था। इसीलिए वो पूरे 2 घंटे उसे ऐसे ही सीसीटीवी में देखते रहता है, ये सोचकर कि अगर वो बाहर नहीं जाएगा तो प्रिशा इंतजार करते करते खुद ही वापस लौट जाएगी। पर काफी देर होने के बाद भी जब प्रिशा नहीं गई तो रेयांश को बहुत गुस्सा आने लगा। इसीलिए वो बाहर जाने को निकला तो उसे कर्नल विकास बाहर जाते हुए दिखे, जिन्हें देख रेयांश ने उन्हें अपनी ड्यूटी पर वापस जाने का ऑर्डर दिया और खुद बाहर चला गया। यही सब सोचते हुए रेयांश वापस बेस के अंदर चला गया। वहीं दूसरी तरफ बेंगलुरु में इंपीरियल लाइफ केयर सेंटर, जो बेंगलुरु का सबसे बड़ा हॉस्पिटल था, उसके एक काफी लग्जरी ऑपरेशन थिएटर में एक पेशेंट का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा था, जिसमें बड़े से बड़े डॉक्टर शामिल थे। लेकिन उन सब में से एक जो सबका हेड लग रहा था, वह अपना काम बिल्कुल परफेक्टली कर रहा था। उसके हाथ ऑपरेशन में काफी स्मूथली चल रहे थे। ये एक न्यूरो सर्जरी परफॉर्म हो रही थी। पूरे ऑपरेशन थिएटर में काफी टेंशन का माहौल था। सारे डॉक्टर बिल्कुल फोकस से सर्जरी में हेल्प कर रहे थे। कुछ नर्स भी ऑपरेशन थिएटर में मौजूद थी। उस वार्ड में एशिया की टॉप न्यूरो सर्जन मौजूद थी, जो अपनी सर्जरी काफी प्रोफेशनली कर रही थी। सारे डॉक्टर उन्हें देख हैरान हुए जा रहे थे, क्योंकि ये सर्जरी काफी क्रिटिकल थी, जिसे बड़े से बड़े डॉक्टर ने परफॉर्म करने से मना कर दिया था। इसी वजह से उन्हें एशिया की नंबर 1 न्यूरो सर्जन को यहाँ अर्जेंटली बुलाना पड़ा। लगभग 12 घंटे चली इस सर्जरी के बाद ये सक्सेसफुल रही। सारे डॉक्टर काफी खुश थे, ये देखकर कि सबसे मुश्किल सर्जरी सक्सेसफुल हो गई। सर्जरी सक्सेसफुल होते ही वो सारे डॉक्टर उस हेड डॉक्टर को कंग्रेचुलेट करने लगे। इस पर उस डॉक्टर ने बस मुस्कुरा दिया। ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकल सारे डॉक्टर्स ने अपने चेहरे पर लगे मास्क हटा दिए। तभी एक डॉक्टर सामने खड़े डॉक्टर को देख बोला, डॉक्टर मिस्का, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप अर्जेंट नोटिस पर बेंगलुरु आ गई।
हमें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि हम ये सर्जरी कैसे परफॉर्म करें। पर किसी ने हमें सजेस्ट किया कि आपको बुलाना सही होगा, क्योंकि आप इस वक्त इंडिया में हैं तो आप इसमें हमारी हेल्प कर सकती हैं। इतना बोल वो मिश्का को देख मुस्कुराने लगे। इस पर मिश्का ने भी एक प्यारी सी स्माइल कर दी। फिर उसने उस डॉक्टर को देखकर कहा, हम डॉक्टर हैं, हमारा तो काम ही है जिसे जहां हमारी जरूरत हो हम उसकी उसी वक्त हेल्प करें। ये सर्जरी मेरे हाथों में थी, सो मैंने कर दी। इसके लिए किसी को भी मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। इतना बोल मिश्का मुस्कुराते हुए चली गई। आगे जाकर मिश्का एक बेंच पर बैठ गई और उसने अपना सर पीछे दीवार से टिका लिया। उसके चेहरे से ही वह काफी थकी हुई लग रही थी। 12 घंटे सर्जरी करने के बाद उसकी हालत काफी खराब हो गई थी। वो अपनी आंखें बंद करे ही दीवार पर सर टिकाए थी। उसके आंखों के सामने कुछ सीन चल रहे थे, जो यादें आंखों के सामने आते ही उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो रहे थे। फ्लैशबैक। एक करीब 10 साल की लड़की एक अंधेरे कोठरी जैसे जगह पर थी। इस वक्त वो बेहोश थी। देखने में वो लड़की बेहद खूबसूरत थी। बेहोशी की हालत में उस लड़की के कानों में काफी सारे लोगों के रोने की आवाज एक साथ सुनाई दे रही थी, जिससे उस लड़की को धीरे धीरे होश आ रहा था। रोने की आवाजें काफी तेज थी, जिससे एक झटके में वह लड़की उठ गई। होश में आते ही उसने खुद को एक अंधेरे काले से कोठरी में पाया, जहां आसपास उसके जैसी कम उम्र की बहुत सारी लड़कियां बैठी दहाड़े मार मार के रो रही थी। अपने आसपास इतनी सारी लड़कियों को ऐसे रोता देख और खुद को एक काली कोठरी में पाकर वो लड़की काफी घबरा गई। वह घबराए नजरों से अपने चारों तरफ देख रही थी। तभी एक लड़का जो उस लड़की से करीब 10 साल बड़ा होगा, वह झटके से गेट खोलकर अंदर आया। अपने सामने इतनी सारी लड़कियों को देख उसके चेहरे पर इविल स्माइल थी, जो देख सारी लड़कियां बहुत ज्यादा घबरा रही थी। तभी उस लड़के के पीछे आकर एक आदमी खड़ा हुआ, जिसमें इंडिगो कलर का एक बेहद महंगा टैक्सीडो पहन रखा था। उसके हाथ में एक बड़ी सी सिगार थी, जो उसकी अमीर का प्रतीक थी। लेकिन उस आदमी की नीयत निहायत ही घटिया थी। तभी वह लड़का एक ईवल स्माइल करते हुए अपने साइड में खड़े आदमी को देख बोला, डैड आपने इन लड़कियों को बेचने का बंदोबस्त तो कर लिया है, पर अब थोड़ा सा टाइम मुझे दे दीजिए, मुझे इनसे कुछ काम है। इतना बोल वो अपने डैड को देख अजीब तरह से मुस्कुराने लगा। उसकी बात सुन उसके बगल में खड़ा उसका बाप तिरछी मुस्कुराहट के साथ बोला, जा बेटा, तुझे जो भी पसंद आए ले जा, पर याद रख तेरे पास सिर्फ 1 घंटा है। इतना बोल वो आदमी उस कोठरी से बाहर चला गया। उसके बाहर जाते ही उसके बेटे ने उस पूरे कमरे में अपनी एक सरसरी नजर घुमाई, तो उसकी नजरें उसी लड़की पर आकर टिक गई। उस लड़की को देख वह लड़का अजीब तरह से मुस्कुराते हुए उसके पास जाने लगा। लड़की डर से पीछे हटने लगी। वो लड़की काफी घबराई हुई थी, डर के मारे उसका पूरा शरीर कांप रहा था। आखिर रेयांश रात को क्या बताने की बात कर रहा था? आखिर एशिया की सबसे बेस्ट सर्जन मिस्का क्यों थी? कौन थी ये लड़की और अब उसके साथ क्या होगा? जानने के लिए सुनिए डेडली डिजायर का अगला एपिसोड सिर्फ कहानी बॉक्स एफएम पर।